दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का बहुत ही मजेदार और फिल्मी चैप्टर जिसका नाम है पोएट्स एंड पेनकेक्स। इस चैप्टर के राइटर है अशोक मित्रण जी, जो एक प्रसिद्ध तमिल राइटर थे। और भाई लोगों, अशोक मित्रण जी कोई आम राइटर नहीं थे। ये तो जिमनी स्टूडियो नाम के एक बहुत ही फेमस फिल्म स्टूडियो में काम करते थे, जहाँ हर दिन कुछ न कुछ दिलचस्प होता था। फिल्मों की शूटिंग, मेकअप, एक्टर एक्ट्रेस, डायरेक्टर की चिल्लाहटे और ढेर सारा ड्रामा, इन सब यादों को उन्होंने बाद में बहुत ही शानदार किताब में लिखा जिसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स, वो उसी किताब का एक छोटा सा पर बेहद इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए जेमिनी स्टूडियो की उस रंगीन और थोड़ी ड्रामेबाज भरी दुनिया में जाने के लिए, जहाँ पोएट्स भी है, पैनकेक्स भी है और बहुत सारे मजेदार किस्से भी। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। पैनकेक एक जमाने का मशहूर मेकअप ब्रांड था। इतना पॉपुलर था कि जेमिनी स्टूडियो वाले इसे ट्रक भर भर के मंगवाते थे। कहते हैं ग्रेट गर्बा, मिस गोहर और विजयंती माला जैसी बड़ी बड़ी हीरोइनें भी यही मेकअप लगाती थी। पर जब तक रट्टी अग्निहोत्री का टाइम आया ना, तब तक इस ब्रांड का तो नामोनिशान भी नहीं बचा था। मतलब एकदम पुराना जमाने वाला ब्रांड था। तो भाई लोगों, जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था ना, वो किसी इमारत की ऊपर वाली मंजिल पे था। लोग बोलते थे कि वहाँ पहले रॉबर्ट क्लीव अपने घोड़े बांधता था, यानी वो जगह कभी अस्तबल हुआ करती थी। वैसे शहर में कई और बिल्डिंगे हैं जिसके बारे में लोग बोलते हैं, अरे ये तो कभी रॉबर्ट क्लीव का घर था। अब बंदी की लाइफ वैसे भी बहुत छोटी थी। चेन्नई यानी कि अब मद्रास में कुछ ही दिन रहा, पर उन दिनों में उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जगह बदली और आखिर में जाकर फोर्ट सेंट जॉर्ज के सेंट मेरी चर्च में एक लड़की से शादी भी कर ली। मेकअप रूम पूरा का पूरा किसी हेयर कटिंग सैलून जैसा लगता था। बड़े बड़े शीशे, चारों तरफ लाइट टंगी हुई। अब वो लाइटें भी कोई ठंडी वाली नहीं, जलती भट्टी जैसे गर्म होती थी। तो भाई सोचो, जिसे मेकअप करवाना पड़ता था उसकी हालत पसीने पसीने हो जाती थी। शुरुआत में मेकअप डिपार्टमेंट का बॉस एक बंगाली था। बड़ा टैलेंटेड बंदा था, जो बाद में इतना बड़ा आदमी बन गया कि स्टूडियो छोड़कर निकल लिया। उसके बाद उसकी कुर्सी पर एक महाराष्ट्री बैठा। उसके नीचे काम करने वाले थे एक धारवाड़ का कन्नड़ बंदा, एक आंध्रा वाला, एक मद्रास का इंडियन क्रिश्चियन, एक एंग्लो बर्मी और कुछ लोकल तमिल लड़के। मतलब कि भाई लोगों, उस वक्त ही इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी की झलक दिख जाती थी, जब ना AIR था, ना दूरदर्शन के राष्ट्रीय एकता वाले प्रोग्राम। अब ये मेकअप आर्टिस्ट क्या करते थे, किसी भी अच्छे दिखने वाले आदमी का ऐसा मेकअप करते थे कि उसका भूत जैसा चेहरा बना देते थे। पैनकेक और देसी क्रीम लोशन का इतना लेयर चढ़ा देते थे कि पहचान में ना आए। उस टाइम ज्यादातर शूटिंग स्टूडियो के अंदर होती थी, सिर्फ 5% काम बाहर होता था। तो कैमरे और लाइट की वजह से एक्टर्स को ढेर सारा मेकअप करना पड़ता था ताकि स्क्रीन पर परफेक्ट दिखे। अब मेकअप डिपार्टमेंट में एक सख्त रूल था, जो मेन मेकअप आर्टिस्ट है वो हीरो हीरोइन का मेकअप करता, सीनियर असिस्टेंट बाकी हीरो हीरोइन का, जूनियर असिस्टेंट कॉमेडियन का और एक्स्ट्रा कलाकारों का मेकअप ऑफिस बॉय करता था। अब भले ही उसका नाम ऑफिस बॉय था, पर भाई साहब की उम्र 40 के ऊपर थी। बचपन में वो भी सपने लेकर आया था कि कभी वो हीरो, राइटर, डायरेक्टर या सॉन्ग राइटर बनेगा, पर किस्मत ने उन्हें मेकअप वाले कमरे में बैठा दिया। उस टाइम पे मैं यानी कि लेखक एक छोटे से क्यूबिक यानी कि कमरे में काम करता था। 2 दीवारें पूरी कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियों वाली थी। बाद में पता चला कि इसे फ्रेंच विंडो बोलते हैं, फैंसी नाम है बस। मेरा काम था अखबार फाड़ना, हाँ सच में, बस अखबार के टुकड़े करना। अब बाहर से देखने वाले सोचते ये बंदा तो दिन भर कुछ करता ही नहीं। शायद मेरे बॉस को भी यही लगता था। तो क्या होता था, जो भी सोचता कि चलो इसे कुछ काम दे देते हैं, तो वो मेरे कमरे में घुसकर लंबा चौड़ा भाषण पेल देता था, जैसा मैं फ्री बैठा हूँ। अब जो वो मेकअप वाला ऑफिस बॉय था ना, वही 40 साल वाला पोएट टाइप वाला बंदा, उसे पूरा यकीन था कि मुझ में साहित्यिक टैलेंट कूट कूट कर भरा है, बस गलत जगह फंस गया हूँ। वह कहता था, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है इन नाई और अजीब गरीब लोगों के बीच, तू तो लिखने वाला आदमी है। अब उसका रोज का प्रोग्राम था, आता, कुर्सी खींचता और शुरू हो जाता अपनी लंबी लंबी कहानी और कविताएं सुनाने में। मैं बेचारा वहाँ फंस जाता, सिर हिलाता रहता।
आखिर में मैंने भगवान से यही मनौती मांगनी शुरू कर दी, हे प्रभु आज स्टूडियो में भीड़ वाला शूटिंग हो जाए, क्योंकि उस दिन वो ऑफिस बॉय शूटिंग में बिजी रहता और मुझे उसकी कविताओं से छुटकारा मिल जाता था। हर फ्रस्ट्रेटेड आदमी अपनी झुंझुलाहट किसी न किसी पे उतार ही देता है, चाहे सामने से बोले या मन ही मन कुड़कुड़ाए। हमारे मेकअप डिपार्टमेंट वाले ऑफिस बॉय ने ठान लिया था कि उसकी सारी दिक्कतें और बेइज्जती और फालतूपन की वजह एक ही आदमी है, कोतमंगलम सुब्बू। अब ये सुब्बू कोई मामूली बंदा नहीं था, जेमिनी स्टूडियो का नंबर 2 आदमी था, यानी बॉस के बाद सबसे ताकतवर। लेकिन दोस्तों उसकी शुरुआती फिल्में आसान नहीं थी। उसने अपना करियर उस टाइम पर शुरू किया जब फिल्म कंपनियां ढंग से बनी भी नहीं थी। सब कुछ गड़बड़ घोटाले वाला दौर था। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी वो मेकअप बॉय से ज्यादा कुछ नहीं था। बस फर्क इतना था कि वो ब्राह्मण परिवार से था, तो उसे अच्छा माहौल और अमीर लोगों के बीच उठना बैठने का मौका मिला। सुब्बू हमेशा हंसमुख और पॉजिटिव बंदा था। यहाँ तक कि उसकी बनाई गई फिल्म धड़ाम से फ्लॉप भी हो जाए तब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती थी। वो खुद से ज्यादा दूसरों के लिए काम करता था, हमेशा किसी न किसी की मदद करने को लिए तैयार रहता था। खुद कोई बड़ा स्टार नहीं था, पर अपनी वफादारी और क्रिएटिविटी से बॉस के लिए एकदम राइट हैंड बन गया था। उसमें एक कमाल की बात थी कि अगर कोई उसे कोई अजीब आइडिया दे तो वो उस तुरंत सीन सोचकर तैयार कर देता था। जैसे मान लो प्रोड्यूसर ने कहा दिया एक चूहा पानी के अंदर बाघिन से लड़ता है, उसे मार देता है, फिर उनके बच्चों पर दया करके उन्हें पाल लेता है, अब तू बता ये सीन कैसे शूट करे। तो भाई सुब्बू तुरंत दिमाग लगाकर पूरा सीन सोच डालता था। स्टोरी भी देगा, आइडिया भी, डायलॉग भी, मतलब पूरा ऑलराउंडर बंदा था, फिल्मों वालों के लिए फेवरेट। और अगर प्रोड्यूसर बोले अरे अच्छा है सीन पर थोड़ा फीका लग रहा है, तो सुब्बू बोलता रुको सर, और 1 मिनट में 14 नए तरीके सोच डालता था। ऐसे बंदे के साथ फिल्म बनाना तो बच्चों का खेल था। असल में जेमिनी स्टूडियो का जो सुनहरा दौर था ना, वो सब कोथल मंगलम सुब्बू की वजह से ही आया था। वो सिर्फ क्रिएटिव नहीं, मूड लाइट करने वाला, पॉजिटिव और काम निकालने वाला आदमी था। सुब्बू सिर्फ फिल्म वाला नहीं था, वो पोएट भी था। वह चाहता तो गहरे मुश्किल विषयों पर लिख सकता था, पर उसने जानबूझकर आम जनता के लिए आसान और लोक भाषा में कविताएं लिखी ताकि हर कोई समझ सके। उसकी फिल्मों में कामयाबी इतनी बड़ी थी कि उसकी साहित्यिक पहचान थोड़ी पीछे रह गई। उसने बहुत सी कहानी कविताएं लिखी और एक लंबा उपन्यास थिलाना मोहम्मल भी लिखा, जिसमें पुराने जमाने की देवदासियों की जिंदगी को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया था। सुब्बू एक कमाल का एक्टर भी था। मेन रोल उसने कभी मांगा नहीं, पर जब भी साइड रोल मिला लीड एक्टर को भी पीछे छोड़ देता था। उसके घर में हमेशा रिश्तेदार, दोस्त, पहचान वाले टिके रहते थे। वह सबको खाना, जगह और मदद देता था, वो भी कोई बिना एहसास जताए। पर भाई दुनिया तो अजीब है, इतना अच्छा, दयालु और खुश मिजाज होने के बावजूद उसके दुश्मन भी थे। कुछ लोग कहते वो बॉस के बहुत करीब है, तो कुछ लोग बोलते ये तो ज्यादा मीठा बनता है, चापलूस है। खैर वही मेकअप वाला ऑफिस बॉय जो खुद अंदर ही अंदर जलता था, वो हमेशा सुब्बू को कोसता रहता था, जैसे कि उसकी सारी बदकिस्मती की जड़ वही हो। सुब्बू हमेशा बॉस के साथ ही दिखता, हर मीटिंग, हर सेट पर, जैसे उनकी परछाई हो। लेकिन मजे की बात यह थी कि उसकी हाजिरी स्टोरी डिपार्टमेंट में लगती थी। उस डिपार्टमेंट में कुछ राइटर, पोएट और एक वकील भी था। अब वो वकील बड़ा दिलचस्प बंदा था। ऑफिशियली तो उसे कहते थे लीगल एडवाइजर, लेकिन स्टूडियो के लोग उसे मजाक में बॉस का उल्टा कहते थे। मतलब जो बॉस बोले वो उसके खिलाफ ही बोलेगा। एक बार क्या हुआ, सेट पर एक बहुत ही टैलेंटेड पर गुस्सैल एक्ट्रेस थी। किसी बात पर उसका पारा चढ़ गया और वो सबके सामने बक बक करने लगी। पूरा सेट खामोश हो गया, कोई कुछ नहीं बोला। तभी उस वकील ने चुपचाप रिकॉर्डिंग मशीन ऑन कर दी। जब एक्ट्रेस का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और वो सांस लेने को रुकी, तो वकील बोला 1 मिनट सुनिए जरा, और उसकी आवाज रिकॉर्डिंग में बजा दी। अब उसके शब्द तो बुरे नहीं थे, लेकिन जब उसने अपनी आवाज सुनी तो चौंक गई, डर गई और शर्मिंदा हो गई। वो असल में गांव की सीधी सादी लड़की थी, जिसने अभी जिंदगी के वो अनुभव नहीं देखे थे जो किसी को समझदार और परिपक्व बनाते हैं। उस दिन जो डर और झटका उसे लगा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाई। मतलब उस एक रिकॉर्डिंग ने उसकी दुनिया ही हिला दी थी।
उस एक्ट्रेस का करियर तो छोटा था लेकिन दमदार था और फिर एक दिन अचानक खत्म हो गया। इस हादसे के पीछे किसी की बुरी नीयत नहीं थी, पर अनजाने में उसकी करियर बर्बादी की वजह वो लीगल एडवाइजर ही बना जो उसी स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता था। अब उस डिपार्टमेंट के बाकी लोग तो खादी की धोती और ढीले सफेद खादी की शर्ट पहनते थे, पूरे गांधी जी टाइप सादगी में। लेकिन हमारे वकील भाई हमेशा पैंट शर्ट टाई और कभी कभी कोट पहनकर आता था। ऐसा लगता था जैसे लड़ाई पर जा रहा हो। कोट नहीं, कोई कवच पहन रखा है। वो हमेशा थोड़ा अलग थलग और अकेला दिखता था, जैसे किसी सपने देखने वाली भीड़ में एक ठंडे दिमाग वाला इंसान फंस गया हो। बाकियों की तरह वो भी द बॉस के काफी करीब था, तो उसे भी एक मौका मिला था फिल्म बनाने का। उस फिल्म में ढेर सारा पेन केक और रॉ स्टॉक खर्च हुआ, पर रिजल्ट फिल्म निकली बकवास। फिर एक दिन द बॉस ने कहा बस बहुत हुआ और पूरा स्टोरी डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। और भाई वो शायद इतिहास में पहली बार हुआ कि एक वकील अपनी नौकरी इसलिए खो बैठा क्योंकि कवियों को घर भेज दिया गया था। जेमिनी स्टूडियो उस टाइम कवियों का अड्डा था, जहाँ ऐसे लोग आते थे जैसे एस योगिया, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री और हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय। मतलब पूरा लिटरेरी माहौल बना रहता था। स्टूडियो में एक जबरदस्त मेज था जहाँ दिन रात कॉफी की भरमार रहती थी। अब क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का राज था और शराब पर बैन लगी हुई थी, तो भाई लोगों के लिए कॉफी पीना और गप्पे मारना ही असली टाइम पास था। ऑफिस बॉय और कुछ क्लर्क को छोड़कर बाकी सब बंदे काफी आराम और फुर्सत में रहते थे, जो मान लो कविता लिखने की सबसे जरूरी चीजें मानी जाती थी। अब ज्यादातर लोग खादी पहनते थे, गांधी जी के फॉलोअर थे, पर दिक्कत ये थी कि उन्हें राजनीति की ABCD भी नहीं आती थी। इसलिए जब कोई कम्युनिज्म शब्द बोलता था तो सबके कान खड़े हो जाते थे, जैसे किसी ने कोई गाली दे दी हो। उनकी सोच ये थी कि कम्युनिस्ट भगवान को नहीं मानता, उसे माँ बाप या बच्चों से कोई प्यार नहीं, वो तो अपने परिवार तक को मार सकता है और हर वक्त भले लोगों में हिंसा और डर फैलाने की फिराक में रहता है। अब ये सब बकवास धारणाएं उस वक्त पूरे साउथ इंडिया में फैली हुई थी, तो जेमिनी स्टूडियो के खादीधारी कवि लोग भी इन बातों से थोड़ा बहुत प्रभावित हो गए थे और फिर जल्द ही इस सोच का सबूत भी सामने आ गया। तो आगे की स्टोरी में हुआ यूं कि 1952 में फ्रेंच बुचमान नाम के बंदे की एक पूरी टीम करीब 200 लोगों की टोली मद्रास यानी कि अब का चेन्नई आ धमकी। नाम था उनका मोरर रीअर्मामेंट MRA। और इनका सबका बड़ा स्वागत हुआ कहाँ, सीधा हमारे जिमनी स्टूडियो में। किसी ने मजाक में कहा अरे भाई ये तो कोई इंटरनेशनल सर्कस लग रहा है, बस फर्क इतना है कि इन्हें ना झूले पर झूलना आता था और ना जानवरों से कोई लेना देना, बस खाने की प्लेट तक ही रिश्ता था। लेकिन मानना पड़ेगा इन लोगों ने 2 बढ़िया नाटक दिखाए, जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर। अब देखो ये 2 नाटक इतने शानदार थे कि जिमनी स्टूडियो के 600 लोग उन्हें बार बार देखने गए। कहानी सिंपल थी, अच्छी सच्चाई ईमानदारी वगैरह, पर भाई कपड़े और सेट इतने जबरदस्त थे कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना असर पड़ा कि कई साल तक तमिल थिएटर वाले भी वैसे ही सूर्योदय और सूर्यास्त के सीन, सफेद पर्दे और बांसुरी की ट्यून बजाने लगे, ठीक जोथम वैली की तरह। कुछ साल बाद लेखक को पता चला भाई ये MRA तो कम्युनिस्ट के खिलाफ मूवमेंट था, मतलब इनके नाटक अच्छाई के नाम पर असल में कम्युनिस्टों का विरोध कर रहे थे। लेखक बोला शायद हमारे बॉस वसंत साहब भी इनके चक्कर में फंस गए होंगे। खैर MRA हो या ना हो, कम्युनिस्ट आए या जाए, बड़े लोगों की आदत तो नहीं बदलती भाई। फिर भी जेमिनी के लोगों के लिए ये पूरा इवेंट मजेदार था। सोचो रोज के मेकअप, पाउडर और लाइट्स के बीच अचानक 200 अलग अलग देशों के लोग, मजा आ गया उन्हें। कुछ नया देखने, सुनने और हंसने को मिल गया। एकदम फिल्म से हटके शो था ये। तो हुआ यूं कि कुछ महीनों के बाद मद्रास के बड़े बड़े बॉसों के फोन घनघनाने लगे। फौरन जिमनी स्टूडियो में हड़कंप मच गया। अरे भाई पूरी शूटिंग स्टेज खाली करो, कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है। अब किसी को कुछ पता नहीं, बस इतना बताया गया कि साहब इंग्लैंड से कोई पोएट आने वाला है। अब जिमनी स्टूडियो के भोले भाले लोगों को इंग्लैंड के पोएट बस वही पुराने याद थे, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन और जो थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे थे।
वो बोलते थे, अरे हाँ किट्स सेली बयरन भी है। किसी किसी ने एलियट का नाम सुना था, वो भी शायद गलती से। तो आप सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, भाई ये कौन सा नया कवि टपक पड़ा इंग्लैंड से। तभी हमारे वसंत साहब बोले, अरे वो कवि नहीं, वो तो एडिटर है, इसलिए बोस साहब इतना बड़ा स्वागत कर रहे हैं। अब वसंत खुद भी आनंद विकटन नाम की मशहूर तमिल पत्रिका के एडिटर थे, तो शायद उन्हें एडिटर का खास दर्जा समझ आता था। लेकिन स्टूडियो के लोगों को कुछ समझ नहीं आया, भाई ये कौन सा एडिटर है, क्योंकि ना वो किसी मशहूर ब्रिटिश मैगजीन में था, ना किसी ऐसे अखबार में जिसका नाम उन्होंने सुना हो। हाँ इतना पता था कि द हिंदू अखबार वाले उनके स्वागत में लगे हैं। तो सबने सोचा अच्छा शायद कोई ब्रिटिश डेली का बड़ा एडिटर होगा, लेकिन नहीं, लंदन टाइम्स या मैनचेस्टर गार्डियन वाला तो नहीं था। तो नतीजा ये, पूरा स्टाफ बस अंदाजा लगा रहा था, कोई साफ जवाब नहीं था। सबको बस इतना पता था कि कोई बड़ा आदमी आ रहा है, लेकिन है कौन ये कोई नहीं जानता था। एकदम मिस्टी गेस्ट सीन चल रहा था भाई। शाम के करीब 4 बजे आखिर वो बड़े पोएट या एडिटर साहब आ ही गए। लंबा चौड़ा बंदा, एकदम सूट बूट में अंग्रेज टाइप, चेहरे पर इतना सीरियस लुक जैसे किसी मिशन पर आया हो। सब लोग एक दूसरे को देखकर पूछ रहे थे, भाई ये कौन है। अब शूटिंग स्टेज पर आधा दर्जन पंखे घूम रहे थे, गर्मी अलग से, और बीच में हमारे बॉस वसंत साहब ने शुरू किया अपना लंबा चौड़ा भाषण। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी अंदाजे से बोल रहे हो। भाषण में कुछ भारी भरकम शब्द फेंके, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ताकि लोग सोचे कुछ बड़ा चल रहा है। फिर बारी आई हमारे अंग्रेज पोएट की। साहब जैसे ही बोले, पूरा हॉल पिन ड्रॉप साइलेंस, सबके चेहरे पर एक ही सवाल, भाई ये बोल क्या रहा है। लहजा इतना भारी कि अंग्रेजी सुनकर भी अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। पूरा 1 घंटा चला प्रोग्राम, सबके दिमाग का मेकअप पिघल चुका था, और जैसे ही वो साहब गए, सब ने ऊं करके चैन की सांस ली। अब सब यही सोच रहे थे, हम यहाँ क्या करने आए थे, और ये अंग्रेज कवि तमिल फिल्मों के बीच क्या करने आया था। मतलब एकदम गजब कंफ्यूजन था। और सबसे बढ़िया बात, वो पोएट भी खुद भी ऐसे चेहरे बना रहा था जैसे उसे समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ भाई। आखिर में उसका आना जाना एक पूरी मिस्ट्री बनकर रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि वो आया क्यों था, बोला क्या था और कहाँ गया। लेखक यहाँ बोलता है, देखो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े प्रोज राइटर यानी कि गद्य लेखक है ना, वह चाहे कितना भी सिर ऊंचा कर ले, पर सच्चाई ये है कि गद्य लिखना कोई जीनियस वाला काम नहीं होता। ये काम तो उन लोगों का होता है जो धैर्यवान, मेहनती और जिद्दी होते हैं, जिनका दिल इतना छोटा और मजबूत हो चुका होता है कि कितनी भी बार कहानी रिजेक्ट हो जाए फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, अगर उनकी कहानी किसी एडिटर से वापस आ जाती है तो झट से नई कॉपी बना लेते हैं और उसी वक्त किसी दूसरे एडिटर को भेज देते हैं। साथ में डाक टिकट भी लगा देते हैं ताकि अगर कहानी फिर से रिजेक्ट हुई तो वापस मिल जाए। अब इन्हीं धैर्यवान लोगों के लिए एक दिन द हिंदू अखबार में कोने में एक छोटा सा एड छपा, एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन का ऐलान, जिसे आयोजित किया था एक ब्रिटेन पत्रिका द इनकाउंटर ने। अब जेमिनी स्टूडियोज के जो लिटरेरी लोग थे, उन्होंने द इनकाउंटर का नाम कभी नहीं सुना था। लेखक ने भी सोचा, चलो भाई भेजने से पहले जरा देख तो लूं कि ये कैसी मैगजीन है। तो वो गया ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में। वहाँ का माहौल एकदम ठंडा और आराम वाला, कोई बोर्ड नहीं, कोई रोक टोक नहीं। वो अंदर गया और देखा कि द इनकाउंटर की कुछ कॉपियाँ रखी है, बिल्कुल नई जैसी, क्योंकि किसी ने पढ़ी ही नहीं थी। अब जैसे उसने एडिटर का नाम देखा, उसके दिल में घंटी बज गई, अरे ये तो वही था, वही अंग्रेज पोएट जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। अब लेखक की हालात ऐसे हो गए जैसे उसका खोया हुआ भाई मिल गया हो। वो खुशी होकर गुनगुनाने लगा, लिफाफा सील किया, एड्रेस लिखा और सोचने लगा। शायद वो एडिटर भी उसी वक्त वही गाना गा रहा होगा जैसे फिल्मों में होता है ना, पहली रील में भाई बिछड़ जाते हैं और आखिरी सीन में एक ही गाने गाते हुए मिल जाते हैं। और तभी उसके दिमाग में नाम चमका, स्टीफन स्पेंडर। हाँ वही था, वो अंग्रेज पोएट और एडिटर जिसका रहस्य अब आखिरी में खुल गया था। तो कई साल बाद जब लेखक जेमिनी स्टूडियो छोड़ चुका था, उसके पास काफी खाली समय था लेकिन पैसे कम। मतलब जैसी भी चीज सस्ती मिले बस वही उसका ध्यान खींचती। एक दिन मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर
एक बड़ा सा किताबों का ढेर पड़ा था और हर किताब बस 50 पैसे की। सभी किताबें एक जैसी थी, अमेरिका की बनी सुंदर पेपर बैग किताब, और उन पर लिखा था स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 15th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। लेखक ने सोचा, वाह 50 पैसे में क्या नुकसान, और झट से किताब ले ली। किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। अब मजे की बात यह थी कि इस किताब में 6 बड़े लेखक अपने अपने कम्युनिज्म के अनुभव लिख रहे थे, कैसे वे कम्युनिज्म की तरह खींचे और फिर निराश होकर उससे दूर हो गए। इन 6 लेखकों में थे आंद्रे गीद, रिचर्ड राइडर, इग्नाजियो सिलोने, आर्थर कोस्टलर, लुइस फिशर और स्टीफन स्पेंडर। अभी नाम पढ़ते ही लेखक चकित रह गया, अरे भाई यह तो वही कवि है जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग का कोई अंधेरा कमरा अचानक रोशनी से भर गया हो। अब समझ में आ गया क्यों जेमिनी स्टूडियो के लोग उस कवि को देखकर हैरान और ठंडे दिख रहे थे, क्योंकि उस समय भारत में कम्युनिज्म और एंटी कम्युनिज्म पर बहस चल रही थी और यह किताब द गॉड दैट फेल्ड कम्युनिज्म के खिलाफ थी। मतलब साफ था, जेमिनी स्टूडियो के बॉस को स्टीफन स्पेंडर की कविता से ज्यादा उसकी ये किताब द गॉड दैट फेल्ड पसंद थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।